Good morning students, myself Manjeet, your science teacher. Today we will discuss about Kepler's law of planetary motion, Kepler's first law, second law and third law, and also we will discuss why planets are not collide. So बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी के बारे में बताया था हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपने ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देखो। उसके अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर होता है, क्योंकि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी की है, सो न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। क्लियर? सो मैंने आपसे पूछा था कि अगर यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटेशनल लॉ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होता है, तो जो दो प्लैनेट हैं या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कोलाइड क्यों नहीं करते, टकराते क्यों नहीं है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। वो क्यों टकराते नहीं हैं, वो क्यों कोलाइड नहीं करते एक दूसरे से। इसके लिए आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, या फिर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन वो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। सर्कुलर मोशन क्या था बच्चे? कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल की फॉर्म में या फिर सर्कुलर मोशन करता है, सर्कल की फॉर्म में अपना डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स विच इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के फॉर्म में या फिर सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है। क्लियर? सो बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने एक स्टोन लिया, स्टोन को हमने स्ट्रिंग से होल्ड किया, यहाँ पे स्ट्रिंग से उसको बांध दिया, कोई भी स्टोन या फिर बॉल हम कंसीडर कर सकते हैं। एंड जो स्ट्रिंग का सेकंड एंड है वो हमारे हाथ में, यहाँ पे हमारा हाथ है, और हमने इस स्ट्रिंग से जो बॉल या फिर स्टोन को बाउंड किया, बांधा है, उसको हमने घुमाना है, मतलब उसके ऊपर हमने फोर्स एक्सर्ट करना है। और जिस टाइम हम इस स्ट्रिंग को घुमाएंगे तो इसका जो मोशन है वो कुछ इस टाइप का होगा। क्लियर? ये सर्कुलर मोशन कवर करेगा, सर्कुलर की फॉर्म में अपना जो मोशन है वो करेगा सर्कल की फॉर्म में। सो यहाँ से जो मोशन है वो कैसा है? सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ से इस स्ट्रिंग के थ्रू इस बॉल पर फोर्स लगाया है। ठीक है, ये फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की साइड लगता है। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर लगेगा हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के थ्रू हमने एक बॉल को बांधा हुआ है, और यहाँ पे एक पर्सन है जो इसको मूव करवा रहा है। जैसे ही ये मूव करवाता है, जो बॉल है वो सर्कुलर मोशन ट्रैवल करती है। ठीक है, बट जैसे ही ये फोर्स लगाना छोड़ देता है, जो भी पर्सन, आप इसको घर पे भी करके देख सकते हो बच्चे, जो ये पर्सन है जैसे ही फोर्स लगाना बंद करेगा तो क्या होगा, जो ये बॉल है जिस साइड जिस जगह पे ये है, हम एज्यूम करते हैं कि जिस टाइम ये बॉल ऐसे ट्रैवल कर रही है और ये यहाँ पे पहुँच गई है तभी हमने फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो क्या होगा, जो बॉल है वो इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में मूव करेगी। जहाँ पे उसकी पोजीशन थी उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में वो मूव करेगी, वो सर्कुलर मोशन ट्रैवल नहीं करेगी जिस टाइम हमने फोर्स लगाना छोड़ दिया। क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है, ये अपने सर्कुलर मोशन से बाहर क्यों जाती है बॉल जिस टाइम हमने सेंट्रीपिटल फोर्स छोड़ दिया लगाना? ये जाती है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं सेंटर से, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करेगा। क्लियर? बट जैसे ही हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लगाना बंद कर दिया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट, जो स्टोन है या फिर जो बॉल है, वो जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाना बंद किया है उससे उसके टेंजेंट के अलोंग मूव करेगा। जैसे यहाँ पे बॉल है तो वो इसके टेंजेंट के अलोंग मूव करेगा।
क्लियर। इट मीन्स दैट ये सर्कुलर पाथ वो मूव नहीं करेगा, सर्कुलर पाथ इसने छोड़ दिया क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना छोड़ दिया। सो ये क्लियर आपको कॉन्सेप्ट कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन होता है। उसके बाद क्या है, जो बॉल है वो बाहर जाने की कोशिश करेगी अपने इस एरिया से, बट क्या जो बॉल है वो दूर जा पाएगी? अगर हमने फोर्स नहीं लगाया, छोड़ दिया फोर्स, वो सर्कुलर मोशन ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है, सर्कुलर मोशन नहीं लगेगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। बट क्या जो बॉल है वो बाहर चली जाएगी, दूर चली जाएगी यहाँ से? जो स्ट्रिंग है क्या बॉल उसमें से निकल के कहीं और चली जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्लियर। वो मोशन से अपोजिट हो जाएगी, सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रैवल नहीं करेगी, बाहर की साइड जाएगी। ये जाएगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट वो इतनी बाहर नहीं जाएगी कि वो स्ट्रिंग से ही निकल जाए। क्लियर। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो इनसाइड लगता है। क्लियर। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ ने बोला है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो पेयर के अंदर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। क्लियर। सो अभी जो मोशन है बॉल का वो उसके टेंजेंट के अलोंग हुआ है, वो हुआ है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करता है, बाहर की साइड मूव करवाता है उसके सर्कुलर मोशन से। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है कि वो सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करे। क्लियर। सो इस वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस वजह से कोई भी जो प्लैनेट है वो कोलाइड नहीं करता। सेम यही है, हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे जो ये वाला पर्सन है, ये कोई, जैसे हमने अर्थ एंड मून का भी एग्जांपल लिया था, अर्थ मून या फिर अर्थ सन, ये है अर्थ, ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है। सो अर्थ ने क्या किया, अर्थ इस मून को या फिर सन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अगर ये अट्रैक्ट करेगी तो इसकी साइड अट्रैक्ट होना चाहिए, इसकी साइड को मूव करना चाहिए सन ने, बट सन ऐसा नहीं करता, सन मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो अदर ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर वो भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। यूनिवर्स के अंदर और भी ऑब्जेक्ट है, सन ऐसा तो नहीं है सिर्फ अर्थ एंड सन ही है। अगर ऐसा ही होता है कि सिर्फ हमारे यूनिवर्स के अंदर अर्थ है और एक सन है तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इनके अलावा अदर प्लैनेट भी प्रेजेंट है। सो वो क्या करते हैं, वो अदर प्लैनेट इस सन को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं उन प्लैनेट का तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बट इस सन की और इस अर्थ का क्या होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो इस सन को बाहर के साइड अट्रैक्ट कर रहा है, सर्कुलर मोशन के अंदर मूव नहीं करने दे रहा है। सो इस वजह से जो अर्थ है या फिर सन है या फिर अर्थ एंड मून है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते, क्योंकि सन पर एंड मून पर इक्वल फोर्स एक्सर्ट होता है, इक्वल फोर्स लगता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दो टाइप के जो फोर्स हैं वो एक्सर्ट होते हैं इस सन पर या फिर मून पर सेम टाइम में, जिस वजह से जो सन है वो अर्थ की साइड अट्रैक्ट नहीं होता और वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते। क्लियर। सेंट्रीपिटल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स विच मूव्स अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। Clear. Centripetal and centrifugal forces are equal in magnitude but act in opposite direction, so the object like ball या फिर stone does not move. Similarly, जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है वो हमारा होगा इन केस ऑफ प्लैनेट। जैसे ये अर्थ है, ये मून है, तो अर्थ मून पर क्या करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से जो मून है वो सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करेगा। बट मून के ऊपर जो अदर ऑब्जेक्ट हैं वो भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एंड या फिर हम ये बोल सकते हैं मून पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, जिस वजह से मून इस सर्कुलर मोशन के अंदर मूव नहीं करता। क्लियर। एंड ना ही वो अट्रैक्ट होता है अर्थ की साइड। सो इस वजह से जो भी हमारे ऑर्बिट हैं वो सर्कल के अंदर मूव नहीं करते, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, जो भी प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं,
सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर जो शेप है उसके अंदर वो मूव नहीं करते। ये इनका ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट के अंदर ऐसे ये मूव करते हैं। कभी भी प्लैनेट सर्कुलर मोशन ट्रैवल नहीं करते। क्लियर? सिमिलर एक कॉन्सेप्ट और ले सकते हैं बच्चे, हम एक एग्जांपल और कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कोई भी दो व्हीकल्स हैं, हमने बोला कोई भी एक कार यहाँ पे खड़ी हुई है, दूसरी कार यहाँ पे खड़ी हुई है। न्यूटन ने क्या बोला, यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी, जो भी दो बॉडीज़ हैं वो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स। दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे अभी प्लैनेट का हमने समझा है, तो वैसे ही अगर कार है, अगर प्लैनेट वाला आपको नहीं क्लियर हुआ है तो अब वो क्लियर हो जाएगा आपको। दोनों कार हैं तो आपस में ही अगर रेस्ट पे है, ये भी खड़ी हुई है, ये भी खड़ी हुई है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगी। तो आपस में इनको कोलाइड होना चाहिए, मतलब ये वाली कार इसके अंदर आके भिड़ जाए या फिर ये वाली कार इसमें भिड़ जाए। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सब ऑब्जेक्ट्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड के सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट होते हैं। जैसे जो फर्स्ट वाली कार है, ये जो कार है और कार 2 है, कार फर्स्ट ने, हम एज्यूम करते हैं कार फर्स्ट ने कार सेकंड पर फोर्स एक्सर्ट किया, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट किया। क्लियर? या फिर हम ये बोल दें कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसने एक्सर्ट किया, जिसकी वजह से, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एज्यूम कर लो, आप कुछ भी लगाओ, कार फर्स्ट ने कार सेकंड पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है? बट अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करी तो क्या होना चाहिए, कार 2 को इसकी साइड मूव करना चाहिए। क्लियर? कार 2 को कार 1 की साइड मूव करना चाहिए, क्योंकि कार 1 ने उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाया है। सिमिलरली कार 2 भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी कार 1 पर, सो कार 1 को भी कार 2 की साइड मूव करना चाहिए। बट ये मूव नहीं करती, ये अपनी स्टेट में होती है, ये अपनी स्टेट में होती है, कोई भी मोशन यहाँ पे नहीं होता। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे यूनिवर्स के अंदर जो ये कार 1 जहाँ पे खड़ी है, कार 2 जहाँ पे खड़ी है, उसके आसपास कोई और रोड भी है, कोई वॉल भी है, कोई ट्री भी है एंड अदर व्हीकल्स भी हैं जो उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्लियर? कोई अदर ऑब्जेक्ट भी है यूनिवर्स के अंदर जो इनके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। सो इस वजह से अगर मैं एज्यूम करूं कि यहाँ पे कोई भी थर्ड कार खड़ी है तो वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो क्या जो सेकंड कार है वो फर्स्ट कार के ऊपर फोर्स जो एक्सर्ट कर रही थी उसकी वजह से ये मूव करेगी इस साइड? नहीं करेगी, क्योंकि इस फर्स्ट कार के ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ने भी फोर्स एक्सर्ट किया है। क्लियर? सो इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स के अंदर कोलाइड नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट एट अ टाइम एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ हमारे यूनिवर्स के अंदर एक कार ये है और एक कार ये है, बाकी हमारे यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम अगर हम सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके चलते हैं तो उस टाइम कार फर्स्ट कार सेकंड पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगी, एंड कार सेकंड कार फर्स्ट पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगी और एक दोनों के साथ ये कोलाइड हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे बॉडीज़, बहुत सारे ऑब्जेक्ट एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट। सो बच्चे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ग्रेविटेशन को आगे स्टडी किया। सो फर्स्ट साइंटिस्ट थे टोलेमी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने 140 AD के अंदर एक थ्योरी दी थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। 140 के अंदर इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नेम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो का मतलब होता है बच्चे अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ एंड सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर पे। सो अकॉर्डिंग टू टोलेमी, जो अर्थ है वो सेंटर पे रहेगी एंड जो अदर प्लैनेट है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है और इसके अराउंड सब प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे, और इन्होंने सर्कुलर मोशन बोला था कि इसके अराउंड ही वो रिवॉल्व करेंगे जैसे सर्कल के अंदर होता है। क्लियर? बट नेक्स्ट हमारे पास आए निकोलस। इन्होंने इसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया एंड इन्होंने एक नई थ्योरी दी जिसका नाम था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियो का मतलब होता है सन
एंड सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। सो अकॉर्डिंग टू निकोलस सन सेंटर में होगा और इसके सराउंडिंग में, इसके अराउंड सब प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे। क्लियर। सबसे पहले टोलेमी आए। टोलेमी ने जो थ्योरी दी वो थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिनके अकॉर्डिंग अर्थ सेंटर पे होगी, बाकी जो प्लैनेट है वो उनके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आए निकोलस। निकोलस ने फर्स्ट वाली जो थ्योरी थी टोलेमी की उसको रिजेक्ट किया एंड एक न्यू थ्योरी दी 1543 के अंदर, जिसका नेम था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियो वर्ड का मतलब होता है सन एंड सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर पे। सो जिसके अंदर जो सन है वो सेंटर पे था, तो इसने क्या बोला, सन सेंटर में होगा एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे अराउंड द सन। क्लियर। एंड नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आए टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने 1588 के अंदर एक न्यू थ्योरी दी जिसका नाम था टाइकोनिक सिस्टम। टाइकोनिक सिस्टम एंड इन्होंने एक अलग ही कॉन्सेप्ट बताया। इन्होंने बताया कि ना ही सन सेंटर पे होता, ना ही मून सेंटर, अर्थ सेंटर पे होती, मून सेंटर पे प्रेजेंट होता है एंड अदर जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द मून। क्लियर। इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। देन हमारे पास आए गैलीलियो। इसके बाद आए गैलीलियो जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट किया। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है वो ही सही है, सन सेंटर में होता है एंड अदर प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट ये थ्योरी तो ऑलरेडी दी गई थी निकोलस के द्वारा। बट गैलीलियो ने डिफरेंस क्या किया उसके अंदर, गैलीलियो ने बताया कि जो भी ये उन्होंने जस्ट एजप्शंस दी थी, जो ये निकोलस है, टाइको है या फिर टोलेमी है, इन्होंने जस्ट ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग राइट किया था। बट जो गैलीलियो है इसने इसको प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ अ न्यू इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज माइक्रोस्कोप। इसने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। माइक्रोस्कोप के साथ इसने इस थ्योरी को ऑब्जर्व किया एंड प्रूव किया कि जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है जो निकोलस ने पहले दी थी वो ही राइट है। क्लियर। जबकि जो निकोलस है वो इसको ऑलरेडी बता चुके थे, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था टाइको ब्राहे के द्वारा। क्लियर। बट अभी तक जो ये थ्योरी है, टोलेमी ने जो थ्योरी दी, निकोलस ने दी, टाइको ब्राहे ने दी एंड गैलीलियो ने दी 1609 के अंदर, इन सब थ्योरीज़ ने सिर्फ हमें ये बताया कि कौन सेंटर पे है एंड जो प्लैनेट है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मतलब कौन सा हमारा जो प्लैनेट है वो सेंटर पे है एंड अदर उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करेंगे, अराउंड में रिवॉल्व करेंगे। बट किसी ने भी ये नहीं बताया कि जो मोशन है हमारे प्लैनेट्स का वो कैसा होगा। क्लियर। सो प्लैनेट के मोशन को बताया हमें कैप्लर्स ने। कैप्लर्स ने हमें लॉज दिए जिनको बोला जाता है कैप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कैप्लर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कैप्लर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर हम बोल सकते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। जो भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी मोशन तभी बोला गया कि जो प्लैनेट्स हैं उनके मोशन को इसने डिस्कवर किया था इन 16th सेंचुरी के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू कैप्लर जो मोशन है प्लैनेट का वो होता है अराउंड द सन एंड इन्होंने हमें ये चीज़ बताई कि जो सन है उसके अराउंड में जो मोशन है प्लैनेट्स का वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं होता, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर होता है। कैप्लर ने हमें ये चीज़ बताई है कि जो भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, मून है, जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव नहीं करते, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, जिसको इसने प्रूव किया है अपने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के अंदर। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कैप्लर के अकॉर्डिंग इसने पहले हमें बताया है कि जो एलिप्स है, एलिप्स के अंदर दो हमारे पास फोकाई होते हैं, या फिर हम इसको सिंपल फॉर्म में बोले तो जैसे आपने फोकस वर्ड सुना होगा, जो ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, फोकस होता है सिंगुलर फॉर्म, बट अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म में बोलें तो फोकाई बोला जाता है। तो एलिप्टिकल आपका
जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो एक एलिप्स होता है। जैसे दो सर्कल है यहाँ पे, दोनों सर्कल को अगर हम फ्यूज़ कर देते हैं तो हमारे पास एक एलिप्स बनता है, ठीक है। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल का सेंटर था और सेकेंड वाले सर्कल का सेंटर ये था, तो इनको फ्यूज़ करके हमें एक एलिप्स बनता है जो इस शेप का होता है। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट मूव्स इन elliptical orbit around the sun with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit। केपलर के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हर प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करता है सन के अराउंड। क्लियर। जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसके अंदर दो फोकाई होती है, F1 एंड F2। इन दोनों फोकाई में से एक फोकाई पर या फिर एक फोकस पर सन प्रेजेंट होता है और दूसरी जो हमारा फोकाई है, फिर दूसरा जो फोकस है वो एम्प्टी होता है। क्लियर। जो ये स्मॉल वाली रेडियस है इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस, जो ये लॉन्ग वाली है इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। क्लियर। F1 एंड F2 दोनों फोकाई है अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देन हमारे पास आता है केपलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। केपलर ने अपने सेकेंड लॉ में क्या बताया बच्चे, कोई भी प्लैनेट, when a planet revolve around the sun in an elliptical orbit, then the line joining the planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time। इसने क्या बोला कि जिस टाइम फर्स्ट लॉ ने बता दिया कि कोई भी जो प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करता है सन के अराउंड, बट सेकेंड लॉ ने बताया कि जिस टाइम कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं प्लैनेट्स जहाँ पे मूव कर रहा है, और जितना एरिया जो प्लैनेट ने कवर किया है वो इक्वल होता है दूसरे एरियाज़ के अंदर। मतलब क्या है इसका कि हम एज्यूम करते हैं कोई भी एक प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट है यहाँ पे सन है, क्योंकि एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं तो यहाँ पे सन है। क्लियर। तो हमारा कोई भी प्लैनेट यहाँ पे मूव कर रहा है, ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जो जॉइन करती है सन एंड इस प्लैनेट को। कुछ टाइम बाद जो ये प्लैनेट है कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, हम देखते हैं कि प्लैनेट यहाँ पे पहुँच गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँच गया। उस टाइम हमने एक लाइन और इमेजिनरी ड्रॉ की। क्लियर। तो जो एरिया इस प्लैनेट ने यहाँ पे कवर किया है, जो एरिया इस प्लैनेट ने यहाँ पे कवर किया, या फिर हम एज्यूम कर लेते हैं जो ये प्लैनेट है ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और हमने देखना है कि 10 सेकेंड के अंदर ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। क्लियर। सो यहाँ पे पहले हम एज्यूम करते हैं कि जो प्लैनेट है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, इसकी जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो एरिया है जो इसने कवर किया, हमने देखा कि 10 सेकेंड में इसने इतना एरिया कवर किया, देन ये मूव कर रहा है कॉन्टीन्यूसली। तो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि सी पॉइंट पे जब प्लैनेट मूव कर रहा है तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, एंड देन 10 सेकेंड के अंदर हमने देखा कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो डी पॉइंट, ये हमारा कोई डी पॉइंट है। तो सेकेंड लॉ ने क्या बोला है कि जो आपका ये वाला एरिया है, जो एरिया A1 है एंड जो एरिया A2 है ये इक्वल होगा। क्लियर। अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो प्लैनेट है उसकी स्पीड सेम है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, तो उसके अकॉर्डिंग तो यही होगा ना, सेम डिस्टेंस के अंदर जो 10 सेकेंड है, अगर टाइम हमारा 10 सेकेंड है, स्पीड हमारी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वो हर जगह पे इक्वल एरिया ही ट्रैवल करेगा, इक्वल एरिया ही कवर करेगा। सो ये यहाँ पे राइट होता है। बट जिस टाइम हमने ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट को रीड किया तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ग्रेविटेशन जो इफ़ेक्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या था, F = G m1 m2 डिवाइड बाई r²। अभी हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो हम कंसिडर करते हैं F = 1/r²। और यहाँ पे जो ये रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इंक्रीज होगा जिस टाइम जो रेडियस है वो डिक्रीज होगी। क्लियर। सो ये यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। सो हम अभी तक जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो एरिया है वो इक्वल होगा क्योंकि स्पीड इक्वल है, तो उसका मतलब क्या है, डिस्टेंस AB इक्वल टू डिस्टेंस CD। यहाँ पे जो डिस्टेंस AB था और ये CD है वो इक्वल होगा।
अगर इक्वल है तो एरिया A1 इज इक्वल टू एरिया A2 अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, क्योंकि इसने यही बोला है कि जितना भी वो एरिया ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो इक्वल होगा। सो ऐसा हो सकता है। ऐसा कब होगा? जब स्पीड है प्लैनेट की वो कांस्टेंट है। बट स्पीड प्लैनेट की कांस्टेंट नहीं होती, ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो F है वो इक्वल होता है G m1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। एंड हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, सो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होगा। क्लियर? एंड अगर डिस्टेंस लेस है, कम है डिस्टेंस, सो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। क्लियर है? अगर डिस्टेंस ज़्यादा है अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज़ करेगी। अब जितना ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही उसकी ज़्यादा स्पीड होगी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे कोई भी आयरन नेल्स हैं, यहाँ पे आयरन नेल्स पड़ी हुई है, ये हमने कोई भी मैग्नेट लिया। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उस टाइम इन आयरन नेल्स पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा इस मैग्नेट का। क्लियर? बट जैसे ही हम मैग्नेट को थोड़ा आगे लेके आए, यहाँ पे हम मैग्नेट को लेके आए, तो जो आयरन नेल्स हैं वो एकदम से आके इनके ऊपर अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्लियर? इनकी साइड अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्पीड है आयरन नेल की वो इंक्रीज़ हुई जिस टाइम उनके बीच का डिस्टेंस कम हुआ। सो यही बात मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है जो उनको अट्रैक्ट नहीं करने देगा, और स्पीड भी उतनी ही कम होगी। बट अगर डिस्टेंस कम है, जैसे मैग्नेट एंड आयरन नेल के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो गया तो जो आयरन नेल है वो फास्टली अट्रैक्ट हुई मैग्नेट की साइड और मैग्नेट पर चिपक गई आगे। सो यहाँ पे जो स्पीड है आयरन नेल की वो क्या हुई थी, इंक्रीज हुई। तो सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ये प्लैनेट है, जिस टाइम ये सन से दूर है, इट मीन्स दैट डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिस टाइम डिस्टेंस ज़्यादा होगा उस टाइम स्पीड कम होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा प्लैनेट है वो आराम से जाएगा। क्लियर? एंड जिस टाइम ये सन के बिल्कुल पास आया प्लैनेट, तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया कम, लेस डिस्टेंस हो गया। सो इस वजह से यहाँ पे लेस डिस्टेंस होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, एंड जो ये डिस्टेंस है वो ये ईज़िली कवर करेगा विद द स्पीड हाई। क्लियर? हाई स्पीड के साथ ये ईज़िली इस डिस्टेंस को कवर करेगा। सो ये जो डिस्टेंस है कम टाइम में इसने ट्रैवल किया है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको ट्रैवल करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगा है। क्लियर? सो हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड है प्लैनेट की अराउंड द सन वो कांस्टेंट नहीं है, वो आपकी डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर या फिर डिस्टेंस के ऊपर कि प्लैनेट एंड सन के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो हम बोल सकते हैं अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज़ क्लोजर टू द सन एंड मूव स्लोली व्हेन इट इज़ फार्दर फ्रॉम द सन। जिस टाइम सन से वो दूर है तो उस टाइम वो आराम से मूव करेगा, एंड जिस टाइम वो सन के पास है उस टाइम वो फास्टली मूव करेगा। क्लियर? ये था हमारे पास केपलर्स का सेकेंड लॉ। एंड केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज़ the cube of the mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of time it take to move around sun। जो इनके पास जो मीन डिस्टेंस है, जो सेमी मेजर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के स्क्वायर के। कितना टाइम? जितना टाइम ये प्लैनेट सन के अराउंड मूव करने में लगाता है उसका स्क्वायर। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है, आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई भी हम कांस्टेंट वर्ड यूज़ करेंगे, कोई भी कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी हो सकता है। सो आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। अगर हम टी को इसके नीचे लेके आएँ, आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन्स दैट किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, जहाँ पे आर हमारे पास क्या है, मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन, एंड टी क्या है, टाइम टेकन। क्लियर? जो
सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कोई भी प्लैनेट लेता है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी दो प्लैनेट है वो मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, जिनकी मेजर एक्सिस की वैल्यू है R1 एंड R2, कोई भी दो प्लैनेट है अलग अलग सेमी मेजर एक्सिस होगी एंड टाइम वो लेते हैं T1 एंड T2। देन अगर हमें यही फॉर्मूला राइट करना हो दो प्लैनेट्स के लिए तो हमारे पास होगा R1 क्यूब डिवाइड बाई T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 क्यूब डिवाइड बाई T2 स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, क्लियर। सो बच्चे ये था हमारे पास केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक है बच्चे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो अभी मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में कोलाइड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ, मून एंड सन ये सब आपस में रिवॉल्व करते हैं, कोलाइड नहीं करते। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे स्टेबल है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो हम ऑलरेडी हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर कवर कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।